चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम डिकोड करने वाले हैं दुनिया के सबसे लग्जरी फैब्रिक यानी रेशम के सफर को। बाहर से ये जितना खूबसूरत दिखता है ना, पर्दे के पीछे का इसका विज्ञान, इसका इतिहास और प्रकृति का चक्र, सच मानिए वो किसी भी इंसान की कल्पना से बिल्कुल परे हैं। अब जरा सोचने वाली बात है, इतना मुलायम, इतना चमकदार और प्रीमियम कपड़ा आखिर एक छोटे से मामूली से कीड़े से कैसे बन सकता है ना अजीब बात। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को हैरान किया है। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। भाग 1, प्राचीन रहस्य। चलिए रेशम की खोज की इस बेहद दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। तो बात हजारों साल पुरानी है। चीन ने रेशम बनाने की इस कला को पूरी दुनिया से ऐसे छिपा के रखा था जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना हो। इससे जुड़ी एक बहुत ही मशहूर कहानी है, किंवदंती और सच्चाई का एकदम परफेक्ट मिक्स। कहा जाता है कि चीन की राजकुमारी सी लिंची एक शहतूत के पेड़ के नीचे बैठ के गर्मा गर्म चाय पी रही थी। तभी अचानक कहीं से एक कोकून सीधा उनके कप में आ गिरा। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसमें से एक लगातार चमकता हुआ धागा निकलने लगा। और बस यहीं से रेशम के उत्पादन की शुरुआत हुई, जो सदियों बाद पूरी दुनिया में फैल गया। एकदम जादुई है ना। भाग 2, कीट का जीवन चक्र। अब देखते हैं बॉम्बेक्स मोराई का यह अनोखा सफर कैसे आगे बढ़ता है। सारी कहानी शुरू होती है अंडों से। इन्हें लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के एकदम परफेक्ट तापमान पर रखा जाता है। फिर 8 से 10 दिनों के अंदर लार्वा बाहर आता है। इसके बाद शुरू होती है इनकी फीडिंग, यानी खूब खाने वाली अवस्था। फिर आता है प्यूपा चरण। यहीं पे सारा असली जादू होता है और अंत में ये एक वयस्क कीट बन जाते हैं। ये पूरा का पूरा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेजी से होता है कि बस देखते रह जाएं। 35, ये नंबर याद रखिएगा, बहुत अहम है। लार्वा वाले चरण में इन कीड़ों को बांस की खास चटाइयों पर रखा जाता है, जहां ये अगले 30 से 35 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ शहतूत की पत्तियां खाते हैं। जी हां, दिन रात बस खाना। इतना ज्यादा खाने के बाद इनकी त्वचा का रंग स्लेटी से बदलकर हल्का गुलाबी हो जाता है, और ये गुलाबी रंग ही इस बात का सिग्नल है कि अब ये रेशम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गुलाबी रंग आते ही लार्वा खाना पीना एकदम छोड़ देता है और अपना सिर हिलाना शुरू कर देता है। दरअसल इसके मुंह के पास स्पिनरेट नाम की कुछ खास ग्रंथियां होती हैं, जो एक तरह का लिक्विड या लार छोड़ती हैं। अब कमाल की बात यह है कि जैसे ही ये लिक्विड हवा के संपर्क में आता है, ये तुरंत सख्त होकर एक धागे में बदल जाता है। कीड़ा लगातार इसे अपने चारों तरफ लपेटता रहता है और खुद के लिए एक बहुत ही सुरक्षित घर यानी कोकून बना लेता है। इसी कोकून के अंदर वो अगले 19 से 20 दिनों तक आराम से रहता है। भाग 3, कोकून से धागा। अब यहां से इंसान इस प्रक्रिया में कैसे शामिल होता है वो देखते हैं। सच कहें तो इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान छिपा है। एक लंबा, बिना टूटा हुआ और मजबूत रेशमी धागा पाने के लिए कोकून के अंदर मौजूद प्यूपा को बड़ा होने से पहले ही उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। एक इतने महंगे और शानदार फैब्रिक को बनाने के पीछे की ये काफी कठोर और कड़वी बायोलॉजिकल सच्चाई है। 3000, ये नंबर सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन रेशम के उत्पादन का स्केल इतना विशाल है कि सिर्फ 1 मीटर रेशमी कपड़ा बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1 मीटर कपड़े के लिए लगभग 3000 कोकून लग जाते हैं। अब समझ में आया कि रेशम इतना महंगा और कीमती क्यों होता है। और एक छोटे से कोकून से निकलने वाला ये धागा आखिर कितना लंबा हो सकता है? कोई अंदाजा? ये धागा 600 से 900 मीटर तक लंबा हो सकता है, वो भी बिना कहीं से टूटे। अगर इसे प्रकृति का एक इंजीनियरिंग चमत्कार कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब इस पूरी सेरिकल्चर प्रक्रिया के टेक्निकल स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले रंग और आकार के हिसाब से कोकून की छटाई यानी सॉर्टिंग होती है। फिर उन्हें गर्म पानी में डाला जाता है ताकि उनका प्राकृतिक गोंद थोड़ा नरम हो सके। इसके बाद धागे को लपेटने का काम होता है, जिसे रीलिंग कहते हैं। कपड़े में वो मशहूर चमक लाने के लिए डिगमिंग प्रोसेस से एक्स्ट्रा गोंद को हटाया जाता है, और सबसे आखिर में वेटिंग की जाती है ताकि रेशम का वजन और घनत्व बढ़ सके। ये एक पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। भाग 4, रेशम का विज्ञान। इसके पीछे की केमिस्ट्री भी कम दिलचस्प नहीं है। अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो रेशम असल में प्रोटीन से बना होता है। इसमें करीब 68% फाइब्रोइन नाम का प्रोटीन होता है, और यही वो चीज़ है जो इसे इतनी गजब की मजबूती देती है। बाकी 24% सेरिसिन नाम का नेचुरल गोंद होता है, जो रेशों को आपस में चिपका कर रखता है। और जो बाकी हिस्सा बचता है वो मोम और थोड़ी बहुत अशुद्धियां होती हैं।
तो ये फाइब्रोइन प्रोटीन आखिर है क्या चीज? देखिए, क्योंकि ये एक जानवर से मिला हुआ प्रोटीन है, इसमें सल्फर यानी गंधक मौजूद होता है। इसी वजह से जब असली रेशम को जलाकर देखा जाता है तो उसमें से बिल्कुल वैसी ही महक आती है जैसी हमारे बाल जलने पर आती है। असली रेशम की पहचान करने का ये एकदम अचूक और साइंटिफिक तरीका है। रेशम पहनने में इतना आरामदायक और देखने में इतना चमकदार क्यों होता है? पहली बात, ये अविश्वसनीय रूप से पतला होता है। इसका व्यास सिर्फ 9 से 11 माइक्रोन होता है। दूसरी बात, ये अपने वजन का 11% तक नमी सोख सकता है, जो इसे बेहद आरामदायक बनाता है। लेकिन हाँ, एक दिलचस्प बात यह भी है कि गीला होने पर यह अपनी 20% ताकत खो देता है। और सबसे खास बात, इसका आकार एक त्रिकोण या ट्रायंगल जैसा होता है। इसी वजह से ये एक प्रिज्म की तरह काम करता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके इसे वो मशहूर शाही चमक देता है। भाग 5, रेशम की किस्में। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया और खासकर हमारे भारत में कौन-कौन से तरह के रेशम पाए जाते हैं। रेशम बनाने के 2 एकदम अलग-अलग तरीके हैं। पहला है कल्टीवेटेड सिल्क, जिसमें पारंपरिक तरीका इस्तेमाल होता है और कीड़ों को शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका बड़ा ही खास है, जिसे अहिंसा सिल्क या वाइल्ड सिल्क कहते हैं। इसमें धागा निकालने के लिए कीड़े को मारा नहीं जाता, बल्कि जब कीड़ा खुद कुकून फाड़कर उड़ जाता है, तब वो बचा हुआ कुकून इस्तेमाल होता है। इसमें कीड़े ओक या अरंडी के पत्ते भी खाते हैं। जब बात रेशम की हो तो भारत की क्षेत्रीय किस्मों का कोई जवाब नहीं। सबसे पहले असम का मूंगा रेशम, जो अपनी नेचुरल सुनहरी चमक के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इसे गोल्डन सिल्क भी कहा जाता है। फिर है झारखंड का टसर, जो ओक के पत्ते खाने वाले कीड़ों से मिलता है और इसका रंग हल्का भूरा होता है। बंगाल और असम में एरी रेशम बनता है। और एक होता है स्पंज सिल्क, जो छोटे बचे कुचे या टूटे हुए धागों को मिलाकर काता जाता है। ये सूती कपड़े जैसा फील देता है, पर होता रेशम ही है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि दुनिया का सबसे नाजुक, सबसे शाही कपड़ा बनाने के लिए प्रकृति और इंसानों को इतनी जटिल और भारी प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ता है। एक कप चाय में गिरे उस पहले कोकून से लेकर आज की एडवांस टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक का ये सफर वाकई विज्ञान और प्रकृति का एक शानदार तालमेल है। क्या अगली बार जब कोई रेशमी कपड़ा सामने होगा तो ये पूरी जादुई यात्रा याद नहीं आएगी? उम्मीद है कि आज का ये एक्सप्लेनर काफी दिलचस्प लगा होगा।